गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो मैं प्रेजेंटेशन को अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग के कुछ पेज तो हम लोग कल देख चुके थे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये कल देख चुके थे हम लोग। उसके बाद हम लोग ये भी देख चुके थे कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने का स्टैंडर्ड रीजन, स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए। साथ साथ ये भी हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग इन्वेस्ट ना करें अपने पैसे को तो फिर क्या सिचुएशन होगा, और जो पर्सन इन्वेस्ट करेगा वो कैसे बेटर सिचुएशन में होगा। ये चीज हम लोग देखे थे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझे थे हम लोग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का कुछ कोटेशन है, उसे हम लोग देखे थे। और लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे सर ने जो भी अपना वेल्थ क्रिएट किया है, जो भी एसेट नेटवर्थ उन्होंने बनाया है, उसका भी ग्राफ हम लोग देखे थे। और खुद वो किसे क्रेडिट देते हैं अपने इस वेल्थ जनरेशन का, ये भी हम लोग देखे थे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ इस स्लाइड पे थे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे कल हम लोग कर चुके थे। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। और दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से है कि मैं आप सभी लोगों को एक ऑफर देना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगेन आप ही लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे, तो ध्यान से इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। ऑफर कुछ इस तरीके से है। आई हैव अ डील फॉर यू। आई विल गिव यू INR 10 लाख डेली फॉर 30 डेज। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मैं आपको एक महीने तक 30 दिन तक डेली 10-10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, बदले में आपको क्या करना है, यू विल गिव मी 10 पैसे ऑन डे 1। आप मुझे क्या करेंगे कि पहले दिन मुझे 10 पैसे देंगे, दूसरे दिन मुझे 20 पैसे देंगे, तीसरे दिन मुझे 40 पैसे देंगे, और यह प्रक्रिया दोहराते जाएंगे। यानी आपको करना क्या है कि आपको 10 पैसे से शुरुआत करनी है। पहले दिन आप मुझे 10 पैसे देंगे, दूसरे दिन 20 पैसे, तीसरे दिन 40 पैसे, चौथे दिन 80 पैसे, पांचवें दिन ₹1.60। यानी कि हर दिन आप मुझे प्रीवियस डे का डबल अमाउंट पे करेंगे, और मैं आपको कांस्टेंट 10 लाख रुपए पर डे पे करूंगा 30 दिनों तक। तो ऑफर के दो पहलू है। पहला पहलू कि आपको पर डे 10 लाख रुपए मिलेंगे 30 दिनों तक, और दूसरा पहलू कि बदले में आपको क्या करना है कि 10 पैसे से शुरुआत करनी है। पहले दिन आप 10 पैसा पे करेंगे, दूसरे दिन 20 पैसा, तीसरे दिन 40 पैसा। यानी कि हर दिन आपको प्रीवियस डे का डबल अमाउंट पे करना है, और आपको भी यह प्रक्रिया सेम 30 दिनों तक, 30 दिनों तक दोहरानी है। तो आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे, अगर आपका उत्तर है कि हाँ मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, तो उसका क्या रीजन है। यदि आप ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका क्या रीजन है। तो आई होप कि सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। तो बताइए, आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट बता सकते हैं। महंगा होगा वो सौदा। मतलब अगर डबल डबल पर डे डबल करने करते जाते हैं तो जो अमाउंट 10 लाख पर डे के रूप दे रहे हैं ना, तो फाइनल डे में उससे जो हम प्राप्त करेंगे उससे कहीं ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर डबल डबल करके दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, वेरी वो गुड वेरी गुड। वो जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत हाँ बड़ा हाँ, अमाउंट हो जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसका आंसर। कि ऊपर ऊपर से देखने में ये लगता है कि डेली 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 30 दिनों तक लगातार मिलता रहेगा तो हमें तो भाई 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और यहाँ 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा करके देना है हमें, तो कितना ही पैसा हम लोग दे देंगे। लेकिन जब एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है कि फायदा इसमें है कि खुद आप डबल डबल अमाउंट करके लीजिए, और सामने वाले को आप पे कीजिए डेली का 10-10 लाख 30 दिनों तक। मैं इसका कैलकुलेशन करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ। दिनेश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और आई होप कि आप सब लोगों का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो चलिए वापस से मैं अपने स्क्रीन पे आता हूँ, और ये देखिए गूगल शीट में मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पे अभी टाइप करूंगा, एंट्री करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए पहले से सब कुछ एंट्री किया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफर, ये सेकेंड ऑफर आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफर क्या है कि डेली यहाँ पे 10 लाख रुपए कॉन्स्टेंटली पे किए जा रहे हैं।
तो पहले दिन 10 लाख रुपए होंगे, दूसरे दिन 20 लाख, तीसरे दिन 30 लाख, यानी हर दिन 10-10 लाख मिलते जा रहा है। तो वो टोटल अमाउंट यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। तो फाइनली जो 30वां दिन है उस दिन कितना अमाउंट होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 30वें दिन जो पर्सन डेली सेम अमाउंट ले रहा है उसके पास होगा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, जो पर्सन डेली का 10 लाख लेगा। और वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन जो कि स्टार्टिंग में बुद्धू दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि भैया मुझे पहले दिन 10 पैसे दे दो, दूसरे दिन 20 पैसे, तीसरे दिन 40 पैसे, चौथे दिन 80 पैसे, हर दिन मुझे डबल डबल करके पे करते रहना। ठीक है, यानी कि पहले दिन तो उसे 10 पैसे मिले तो उसके पास टोटल 10 पैसे ही हैं। दूसरे दिन पहले से 10 पैसा था, उसे 20 पैसा मिला, यानी दूसरे दिन उसके पास हो गया टोटल 30 पैसा। तीसरे दिन उसे 40 पैसा मिला, पहले से उसके पास 30 पैसा था, तो टोटल उसके पास हो गया 70 पैसा। इस तरीके से ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट 30वें दिन कितना पैसा टोटल दूसरे पर्सन को मिलेगा। आइए इसे भी दहला के देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए, जो बंदा डेली का 10 लाख रुपए ले रहा था उसे 30 दिन में, 1 महीने में 3 करोड़ रुपए मिले। और जिस बंदे ने 10 पैसे से शुरुआत किया और हर दिन वो डबल डबल करके अमाउंट लेता रहा, उसने 30 दिनों में 10 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट गेन कर लिया। ठीक है, तो ये है एक्चुअल कैलकुलेशन। तो जब भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में उतरना हो तो ऊपर ऊपर से क्या लग रहा है, सिर्फ इसके बुनियाद पे, इसके बेस पे कतई भूल कर भी इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए, चीजों को गहराई से समझिए, तब उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का डिसीजन बनाइए। अगर मैं इस डबल डबल करके पैसा एक्सेप्ट करने वाले पर्सन का हाल चाल देखूं तो ये 20वें दिन आइए देखते हैं। 20वें दिन टोटल कितना अमाउंट मिला है इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सोचिए, वो डेली का 10-10 लाख करके पे कर रहा है, 20 दिन में उसने 2 करोड़ रुपए पे भी कर दिए। और 20 दिन तक उसे क्या मिला, 1 लाख समथिंग रुपए। कहा उसने 20 दिन में 2 करोड़ पे कर दिए और मिला उसे सिर्फ 1 लाख समथिंग। अगर 25वें दिन भी देखें हम लोग कि उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 दिन में उस बंदे ने 2.5 करोड़ रुपए पे कर दिए। और बदले में उसे कितना मिला, 3,35,000 समथिंग, सॉरी 33,55,443 रुपए। तो 2.5 करोड़ पे करके उसे मिले हैं 25वें दिन मात्र 33 लाख के समथिंग में रुपए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, इन दो पहेलियों के माध्यम से एक्चुअली मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने का एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूं और पेशेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं मैथमेटिकल दृष्टिकोण से भी, कि यदि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय करना है तो आपको पेशेंस के साथ गेम में बने रहना होगा, इन्वेस्टिंग में बने रहना होगा। अगर आप दूसरों को देखेंगे कि उसने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला था, इतना पैसा बना लिया उसने इतने टाइम में, मेरा तो कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहा है उसके सामने, तो फिर आप चिंतित हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे अपने मार्ग से। तो ऐसा नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि 25वें दिन तक भी बेचारा नुकसान में ही चल रहा है, लेकिन उसने 5 दिन और पेशेंस रखा और ओवरऑल पता चलता है कि उसने बस 3 करोड़ रुपए पे किए थे और उसे मिल गए हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। तो 3 गुना से भी ज्यादा का यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो गया। तो आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यदि हम लोग भी इंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस हमें भी दिखाना होगा। चलिए, इन दो पहेलियों को, दो प्रश्नों को समझने के बाद आगे की स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ये दोनों प्रश्न हम लोग कर चुके और इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पे डालने का और आपसे डिस्कस करने का सिंगल पर्पस यही है कि आपको ये बता सकूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम लोग कैसे एंजॉय कर सकते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव मिले पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय करने का। जब इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के से हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आइए अगले स्लाइड में बताया जा रहा है
वेज टू मैक्सिमाइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि हम लोग यदि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय करना चाहते हैं और इसके कंपाउंडिंग के पावर को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके क्या तरीके हैं, उसके क्या मेथड है। तो पहला मेथड है, पहला प्रोसेस, पहला स्टेप कह लीजिए कि इन्वेस्टिंग अर्ली एंड रेगुलरली, यानी कि सबसे पहले तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। और ये नहीं कि शुरुआत करके रुक गए, शुरुआत करके आपको रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज करने का, इन्वेस्ट करने का, कि जितना जल्दी आप शुरुआत करें। इवन जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं, जब से आपको फर्स्ट सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है, मेरा ऐसा मानना है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि फर्स्ट सैलरी आएगी तो फादर के लिए ये करना है, मदर के लिए ये करना है, फैमिली मेंबर के लिए ये करना है। ऑलरेडी बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है, लेकिन वो लिस्ट गलत नहीं है, सही है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि उस लिस्ट में आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है कि मुझे ये काम करने हैं, उसमें एक ये भी काम डालिए कि आपको अपने फ्यूचर के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो भी सक्षम हो वो आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टिंग की शुरुआत फर्स्ट अर्निंग से ही होनी चाहिए। जब से सैलरी मिलनी स्टार्ट हो गई, अर्निंग आना स्टार्ट हुआ, तब से इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर देना चाहिए। तो पहला स्टेप है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज करने का, कि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा बेहतर, और रेगुलर बेसिस पे करना है। ये नहीं कि शुरुआत करके 1-2 महीना किए फिर भूल गए, ऐसा काम नहीं। अगला क्या स्टेप है, तो री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स। अगर आपने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है जहां से आपको डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में कुछ कुछ प्रॉफिट आते रहता है, तो उस पैसे को भी कोशिश करिए कि उसी फंड में या किसी अदर फंड में आप इन्वेस्ट करते रहें। तो पहला स्टेप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरुआत करिए, साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। दूसरा स्टेप हो गया कि बीच बीच में यदि कुछ इनकम आता है आपको अपने इन्वेस्टमेंट से, तो उस इनकम को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे भी री इन्वेस्ट करते जाइए। आगे आइए और समझते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स हैं। तो चूजिंग हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, ये भी एक तरीका है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज करने का, कि हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चूज करें इन्वेस्ट करने के लिए जहां पे ग्रोथ का पोटेंशियल हायर साइड पे हो। जैसे फिक्स डिपॉजिट है तो वो 6, 6.5, 7% सालाना का रिटर्न देता है। ठीक है, अगर आप LIC वगैरह में लगाएंगे तो 4, 4.5, 5% के आसपास का सालाना का रिटर्न बनेगा। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में डालेंगे तो वो 8, 8.5% के आसपास, NPS में भी डालेंगे तो 8.5% के आसपास। अलग अलग जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कीम आपको 8-9% से ज्यादा सालाना रिटर्न आपको दे पाती है। ठीक है, और लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अच्छी क्वालिटी के शेयर में, फुल एनालिसिस, फुल रिसर्च के साथ, तो सेफ हैंड, बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए भी इजी गोइंग 12-13% सालाना का रिटर्न आप बना सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप उसमें रिस्क लेते हैं, जो स्ट्रेटजीज हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 15%, 16%, इवन 20% सालाना का भी रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यह कोई दावा नहीं है, गारंटी नहीं है, ऐसा मैंने किया है, मैं उतना का रिटर्न निकाल रहा हूं, और मैंने जिन लोगों को अपने बैच में बताया है वो स्ट्रेटजी, वो लोग उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका भी फीडबैक है कि वो भी वहां से बेहतर कर रहा है। अभी 6 महीने जो मार्केट गिरा हुआ था, अब तो कुछ रिकवरी हो गई है, उस गिरावट के बावजूद भी जो उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और इस गिरावट में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका रिजल्ट आने वाले 2-3-4 महीने में दिखाई देगा। तो तीसरा स्टेप क्या है कि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट चूज करने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जहां पे रिटर्न का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा हायर साइड पे हो, ताकि वहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग और अच्छे से मैक्सिमाइज हो पाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल शेयर मार्केट में कुछ बेहतरीन स्टॉक्स के, कि उन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल में सालाना कितने का रिटर्न जनरेट किया है। ठीक है, ये दिखाऊंगा अभी मैं आप लोगों को।
लेकिन हाँ, जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि जब शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना है तो रिसर्च करने में कोई कसर बाकी नहीं होनी चाहिए। जितना रिसर्च कर सकते हैं, जितनी एनालिसिस कर सकते हैं, उतना रिसर्च और एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाइए। ठीक है, रिसर्च और एनालिसिस कैसे करना है, कैसे डिसीजन तक पहुंचना है, यही हम लोगों के इस कोर्स का उद्देश्य है, आगे सीखेंगे हम लोग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या है चौथा स्टेप कि स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी कि जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं उतने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने की कोशिश करिए। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में ही पैसा निकाल लेंगे इन्वेस्ट किया हुआ, तो फिर आप बहुत बेहतर रिटर्न नहीं जनरेट कर पाएंगे। अगर बहुत बेहतर रिटर्न जनरेट करना है तो लॉन्गर पीरियड के लिए आप इन्वेस्टेड रहिए। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि पहले दिन 10 पैसा मिला, दूसरे दिन उसका दुगुना 20 पैसा, तीसरे दिन उसका दुगुना 40 पैसा। तो यहाँ पे यदि हम लोग दिन को साल से रिप्लेस कर दे, ठीक है, कि पहले साल 10 रुपया मिला, उसके अगले साल 20 रुपए का प्रॉफिट, उसके अगले साल 40 रुपए का प्रॉफिट, उसके अगले साल 80 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि दिन प्रतिदिन डबल ना हो करके साले साल अगर डबल हो रहा हो, और अगर कोई पर्सन 30 साल तक इन्वेस्टेड रह जाए तो सोचिए वो कितना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। लेकिन वहीं यदि वो 20वें साल में निकल जाए, 25वें साल में निकल जाए अपने इन्वेस्टमेंट से, तो फिर वो बहुत बड़ा कॉर्पस बनाने से चूक जाएगा। तो जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं उतने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने का प्रयास कीजिए। तो ये 4 स्टेप है, 4 तरीके हैं, 4 मेथड है जिनसे हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली भी हम लोग देख चुके हैं पहले 2 सवालों की मदद से। इन 2 सवालों को अगर आप थोड़ा सा गहनता से अप्लाई करेंगे, मंथन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यदि मैक्सिमाइज करना है तो हमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के लिए जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। तो आई होप यहां तक आप लोग देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब आइए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं शेयर मार्केट से संबंधित कि किस तरीके से यहाँ पे रिटर्न बनते हैं। ठीक है, तो ये भी पहले से बना हुआ है, ये डाटा हालांकि मैं अभी पुट करूंगा आप लोगों के सामने। इस कैलकुलेटर के बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं पहले कि CAGR, शेयर मार्केट में जो हम लोग रिटर्न जनरेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे CAGR बोला जाता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट या ग्रोथ रिटर्न बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसे इतना भारी भरकम नाम क्यों दिया गया है, जबकि यदि हम लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाले, NPS में पैसा डाले या अदर किसी स्कीम में पैसा डाले तो सिंपली वहां पे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दिया जाता है, या सिंपली उन्हें रिटर्न बोल दिया जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में जब हम लोग पैसा निवेश कर रहे हैं तो वहां से प्राप्त होने वाले रिटर्न को कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न इतना भारी भरकम नाम क्यों दिया गया? तो इसका रीजन ये है कि जो भी अदर स्कीम है वहां पे जो रिटर्न का ग्राफ है वो लीनियर रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन शेयर मार्केट में जो रिटर्न का ग्राफ है वो कभी भी लीनियर नहीं होता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा। तो ये ऊपर नीचे करते हुए चलता है। फाइनली जब पॉइंट A टू पॉइंट B आप कंसीडर करते हैं तो जो रिटर्न बना होता है उसे नॉर्मलाइज किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, और वो रिटर्न हमारे बताया जाता है कि सालाना आपका इतना % का रिटर्न बना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं पे ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि विराट कोहली का एक दिवसीय मैच में, वनडे मैच में जो बैटिंग एवरेज है वो 60 रन का है। ठीक है, सपोज हम लोगों ने ये कहीं पे स्टेटमेंट सुना कि विराट कोहली ने अब तक मान लीजिए 380 मैच खेले हैं और विराट कोहली का बैटिंग एवरेज वनडे मैच में 60 रन का है। तो यदि हम लोग ये स्टेटमेंट सुन करके ये पिक्चर बना ले कि भाई विराट कोहली तो बड़ा अच्छा बैट्समैन है यार, वो हर मैच में 60-60 रन बनाते हुए जाता है, 380 मैच उसने खेले हैं तो हर मैच में उसने 60 रन बनाए हैं। तो अगर ऐसा एज्यूम कर लेंगे, ऐसा सोच लेंगे, तो उसका जो बैटिंग का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से लीनियर बनेगा। लेकिन क्या विराट कोहली ने हर मैच में 60 रन बनाए हैं? नहीं, किसी मैच में उसने 160 भी बनाए हैं, किसी में 25 भी बनाए हैं, किसी में 80 भी बनाए हैं, किसी में 0 पे भी आउट हुआ है, किसी में 175 भी बनाया है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि विराट कोहली ने हर अलग अलग मैच में अलग अलग स्कोर किया है, लेकिन ओवरऑल ये देखा गया कि विराट कोहली ने टोटल कितने मैच खेले, विराट कोहली ने टोटल कितने रन बनाए, और एक एवरेज क्या निकलता है, बैटिंग एवरेज, और वो फिगर हमें बताया जाता है। ठीक है, उस फिगर का यूज क्या होता है, उस फिगर से हम लोग ये पता करते हैं कि विराट कोहली दूसरे बैट्समैन की तुलना में बेहतर बैट्समैन है या कमतर बैट्समैन है। ठीक है, तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी जो रिटर्न बनता है उसे सीएजीआर कहते हैं, और उस सीएजीआर का इस्तेमाल कहाँ होता है, कंपैरिजन करने में, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से या दूसरे शेयरों से कंपैरिजन किया जाता है कि इसका रिटर्न बेहतर रहा या फिर कमतर रहा। आई होप आप लोग समझे होंगे सीएजीआर के बारे में। अब आइए कुछ मैं रियल लाइफ एग्जांपल से चर्चा स्टार्ट करता हूं। पहले निफ्टी की बात करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि पिछले 10 साल में अगर हम लोग निफ्टी में पैसा डाल दिए होते 10 साल पहले, तो 10 साल में कितना रिटर्न सालाना ऑन एन एवरेज कितने परसेंट का रिटर्न बना होता। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके लिए एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे चलते हैं जिसका नाम है investing.com। ये सब कुछ आप लोगों को भी सिखाया जाएगा, डोंट वरी। ये चार्ट ओपन हो रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है। यदि आपको नहीं पता है कि निफ्टी क्या है, इसका क्या मीनिंग है, निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसे क्या मतलब निकालना है, नीचे जा रहा है तो क्या मतलब निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बने रहिए क्लास में, आने वाले क्लास में हम लोग समझेंगे, सबके ऊपर डिटेल चर्चा होगी। शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं और हर छोटे से छोटे डाउट का भी समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। हम लोग 10 साल पहले, 2025 है। ठीक है, तो हम लोग 2015 में आ जाते हैं और अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो देख लेते हैं मई मंथ में हम लोग 2015। देखिए मैं जहां भी कर्सर रखूंगा वहां पे ध्यान देंगे आप लोग, जहां कर्सर रखूंगा वहां नीचे साइड में यहाँ पे डेट आएगा। ठीक है, और ऊपर में ये जो फिगर आपको लिखा हुआ है OHLC, उसके बगल में कुछ न्यूमेरिकल मैथमेटिकल नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको फोकस करना है सी पे कि सी के बगल में कौन सा अंक लिखा हुआ है। मैं जिस दिन भी जहां पे भी अपना कर्सर रखूंगा उस दिन का क्लोजिंग बताएगा कि निफ्टी की क्लोजिंग उस दिन कहां पे हुई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कर्सर है 12 जनवरी 2016 पे और ऊपर में सी के बगल में आंकड़ा बताया जा रहा है 7510.30, यानी कि 12 जनवरी 2016 को निफ्टी की क्लोजिंग 7510 पे हुआ था। इस तरीके से इसे समझना है। तो आइए हम लोग आते हैं मई महीने में 2015 में, ताकि 10 साल हो जाए। मई महीने में आते हैं, चलिए 4 मई 2015। ठीक है, 4 मई 2015 को निफ्टी की क्लोजिंग थी 8331.95। मैं इसे 8340 कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू है 8340। फाइनल वैल्यू यानी कि आज क्या चल रहा है, तो ये जो ऊपर में आंकड़ा हम लोग देख पा रहे हैं ये आज का ही आंकड़ा है 24,167। इसे मैं राउंड ऑफ करके 24,160 लेता हूं। 24,160, 8,340 से 24,160 पहुंचने में निफ्टी को 10 साल का टाइम लगा है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस 10 साल में 11.22% लगभग सालाना बेसिस पे हर साल 11.25% का रिटर्न दिया है। अब ध्यान से समझिए, 10 साल पहले निफ्टी 8,340 पे था, अभी चल रहा है 24,160 पे, तो सालाना रिटर्न सीएजीआर निकल के आता है 11.22%। तो अगर हम लोग अपने माइंड में ये फिगर बैठा ले कि 8,340 से, एक सेकेंड,
8,340 से 24,160। हर साल 11% का रिटर्न बनाते हुए निफ्टी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है, तो ये गलत फिगर है। निफ्टी 8,340 से 24,160 जो पहुंचा है, उसने किसी साल 25% का भी रिटर्न दिया है, किसी साल -25% का भी रिटर्न दिया है। ये ऊपर नीचे जिग जैग करता हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है। आप यहां चार्ट में देख भी सकते हैं कि निफ्टी जब इन्वेस्ट किया गया था कुछ इस जोन में था और आज कुछ यहां पे चल रहा है। तो यहां से यहां तक का जो सफर है वो लीनियर लाइन में नहीं रहा है, बल्कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता हुआ निफ्टी पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचा है। तो चूंकि यहाँ पे जो रिटर्न है ये अप डाउन करता रहता है, इसलिए यहाँ के रिटर्न को हम लोग CAGR बोलते हैं। CAGR में कैलकुलेट किया जाता है। कंपाउंडिंग का ही जो फॉर्मूला है उसी को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके ये निकाला जाता है। ऊपर में ये फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, गूगल शीट में ये फॉर्मूला मैंने फीड कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिक मुझे वैल्यू निकाल के बता रहा है। तो देखिए, अगर निफ्टी में आपने पैसा डाल दिया होता तो 10 साल में 11.25% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो किया होता। रोज सुबह जब हम लोग उठते हैं तो ब्रश जरूर करते हैं, ठीक है, और नॉर्मली या तो कोलगेट या फिर पेप्सोडेंट प्रेफर किया जाता है। तो कोलगेट कंपनी भी लिस्टेड है। आइए कोलगेट की चर्चा करते हैं कि जिसके प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, हमारे फ्रेंड यूज करते हैं, हमारे रिलेटिव यूज करते हैं, यदि उस कंपनी में हम लोगों ने पैसा डाला होता आज से 10 साल पहले, ये सिर्फ सिंपली ये सोचकर कि भाई ये ऐसी कंपनी है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है, ठीक है, तो जब हर घर में यूज हो रहा है तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है कि रोज सुबह जरूरत है और हर घर में इसका यूज होना ही है। तो आइए कोलगेट के चार्ट को हम लोग देखते हैं कि अगर वहां हम लोग भूले भटके अगर पैसा डाल दिए होते तो 10 साल में क्या रिटर्न हमारा बना होता। ध्यान दीजिएगा, कोलगेट के चार्ट में जगह जगह पे आपको ये डी लिखा हुआ भी देखने को मिल रहा है। डी का क्या मतलब है? डिविडेंड। जब भी हम लोग किसी कंपनी में पैसा निवेश करते हैं तो कंपनी टाइम टू टाइम हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट भी पे करती है, जिसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। वो डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। कंपनी बिजनेस करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा अपने सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। यानी कि जब भी किसी शेयर में हम लोग पैसा निवेश कर रहे हैं तो हमें दो तरीके से फायदा हो रहा है। पहला फायदा तो ये कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है, कि शेयर हमने खरीदा 500 रुपए पे, उसका प्राइस बढ़ के हो गया 3,000 रुपए। और दूसरा फायदा ये कि जितने टाइम तक हम लोग इन्वेस्टेड रहे, उस टाइम में जब जब कंपनी ने डिविडेंड दिया तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट है। तो दो तरीके से बेनिफिट होता है शेयर में निवेश करने पे। तो आइए देखते हैं मई महीने में उसी तरीके से 2015 में, थोड़ा सा और पीछे का जाना होगा हमें, हाँ 2015 में आ गए हम लोग। मई महीने में देखते हैं तो 7 मई को कोलगेट के एक शेयर का भाव था 1002.48। मैं इसे राउंड ऑफ करके 1005 ले लेता हूं। ये 1005 रुपए शेयर का प्राइस था आज से 10 साल पहले। और आज की बात की जाए तो आज इस शेयर का प्राइस है 2,658 रुपए, यानी कि 2,650। मैं इसे राउंड ऑफ करके ले रहा हूं। अगेन 10 साल लगा है कोलगेट को 1005 से 2,650 तक पहुंचने में। तो सालाना यहाँ पे 10.18% का रिटर्न बना। प्राइस में जो अप्रिसिएशन हुआ है उसकी बदौलत, साथ ही साथ जो यहाँ पे डिविडेंड मिला है इन 10 सालों में, उसे भी थोड़ा सा आप काउंट करिए। तो जब हम लोग इन्वेस्ट करते 5वें महीने के बाद, तो उसके बाद एक बार 4 रुपए का डिविडेंड, फिर 3 रुपए का डिविडेंड, फिर 3 रुपए का डिविडेंड, फिर 4 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, इस तरीके से 4 रुपए, 3 रुपए, फिर 11 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए, रिसेंट टाइम में देखा जाए तो 10 रुपए, 26 रुपए, 24 रुपए, 22 रुपए, इस तरीके से कंपनी ने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड के साथ साथ मैं एक और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा एक और बात पे,
डी के साथ साथ ये देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ भी आपको देखने को मिल रहा है। एस का मतलब होता है शेयर स्प्लिट होना। इस पर हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। डिविडेंड पर भी डिटेल में चर्चा होगी, स्प्लिट पे चर्चा होगी, बोनस पे चर्चा होगी, जितने भी तरह के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं सब पे डिटेल में चर्चा होनी है। अभी बस संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। स्प्लिट का मतलब क्या है कि आपने सपोज एक शेयर खरीदा, और स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। तो यदि कंपनी एक शेयर को दो पार्ट में तोड़ रही है तो आपके पास अब दो शेयर हो जाएंगे। यदि कंपनी एक शेयर को 10 पार्ट में तोड़ रही है तो आपने एक शेयर खरीदा हुआ है तो उसके अब 10 पार्ट हो जाएंगे, यानी कि अब 10 टुकड़े 10 शेयर आपके पास हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने खरीदा था 2015 में मई महीने में कुछ यहां इसके आसपास। अगर आपने एक शेयर खरीदा था तो स्प्लिट होने के बाद जिस रेशियो में भी हुआ हो, रेशियो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं किस रेशियो में हुआ था ये, 2:1, यानी कि एक शेयर को दो पार्ट में तोड़ा गया था। तो यदि आपने एक शेयर खरीदा होता तो वो आपका दो शेयर बन चुका होता, और ये जो 4 रुपए 3 रुपए का डिविडेंड आप देख रहे हैं ये एक शेयर पे मिला, यानी कि दो शेयर पे आपको 7 रुपए का डिविडेंड या 8 रुपए का डिविडेंड, जो भी डिविडेंड यहाँ शो किया जा रहा है उसको डबल कर दीजिए। तो प्राइस में अप्रिसिएशन तो हुआ, वो रिटर्न आपको दिख रहा है, साथ साथ डिविडेंड के थ्रू भी यहाँ पे रिटर्न बनता है, तो उसे भी ऐड कर देंगे तो 1-2% और यहाँ पे इसका रिटर्न बढ़ जाएगा। अब आइए हीरो मोटोकॉर्प की चर्चा करते हैं। अगर आपको टू व्हीलर लेना हो और अगर आप 10 लोगों से सलाह लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 लोग आपको सलाह देंगे हीरो कंपनी का मोटरसाइकिल लेने के लिए, ठीक है। 2-3 लोग ही ऐसे होंगे जो कि आपको कोई अदर कंपनी रेकमेंड करेंगे, लेकिन हीरो का ऐसा क्रेज बना हुआ है हम लोग की तरफ कि आप चाहे किसी से भी सलाह लीजिए कि मुझे नया बाइक लेना है, कौन सी कंपनी का बाइक लेना सही रहेगा, तो वो लोग आपको कहेंगे कि हीरो का कोई भी बाइक लेना हो हीरो कंपनी का बाइक लीजिए। तो अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट ने इस तरीके का विश्वास जमाया हुआ है, उसका इस तरीके का मार्केट शेयर है कि लोग उसी के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, तो उस कंपनी में भी पैसा निवेश किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ यही पैरामीटर नहीं होना चाहिए, और भी बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम लोग बहुत कुछ ना देखते, सिर्फ सिंपली यही इसी पैरामीटर के बेस पे निवेश करते कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, हम सभी लोग यूज करते हैं, तो उसमें किस तरीके का रिटर्न बनता। तो आइए हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं कि उसने 10 साल में किस तरीके से पैसा बनाया है या फिर पैसा डुबाया है। चलिए, तो अगेन 2015 5वें महीने में हम लोग आ जाते हैं। तो 2323 रुपए एक शेयर का दाम था मई महीने में, 6 मई 2015 को। 2323, 2330 इसे हम लोग राउंड फिगर में रखते हैं। आज से 10 साल पहले 2330 रुपए। आज के रेट में क्या प्राइस चल रहा है? 3833 रुपए। और ध्यान दीजिएगा कि पास्ट में ये 4000 के आसपास भी गया था 6-7 महीने पहले, वहां से गिर के ये अभी 3833 रुपए के आसपास पहुंचा हुआ है। तो 3833, 3830 हम लोग इसे कंसिडर करते हैं राउंड फिगर में, 3830 रुपए। यहां तक पहुंचने में लगे हैं 10 साल। तो यहाँ पे 5.10% का रिटर्न बनता है सालाना बेसिस पे। हालांकि ये रिटर्न लीनियर नहीं है, आप देख सकते हैं कितने सारे अप डाउन यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कंपनी ने कितने सारे डिविडेंड यहाँ पे दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो दो तरीके से रिटर्न बनता है शेयर में इन्वेस्ट करने पे, कैपिटल एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन, और दूसरा है डिविडेंड। बीच बीच में कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह होते रहते हैं। अब आइए बजाज फाइनेंस की चर्चा करते हैं कि 10 साल पहले वो कहां था, अभी कहां पे है। बजाज फाइनेंस भी काफी दामी गिरामी कंपनी है। मुझे लगता है कि जब मोबाइल फोन आया था तो लोन पे फोन, जीरो ब्याज पे फोन, इस तरीके का स्कीम बजाज फाइनेंस ने ही शुरू किया था। तो बजाज फाइनेंस को आइए देखते हैं हम लोग कि 10 साल पहले यदि हम लोग निवेश किए होते उसमें तो आज उसमें क्या रिटर्न बनता।
तो 4 मई 2015 419 रुपए के आसपास प्राइस था बजाज फाइनेंस का मई महीने में 2015 में। चलिए राउंड फिगर करके हम लोग 420 रुपए ले लेते हैं। और आज के डेट में कितनी वैल्यू है? 9,260 रुपए। तो 9,260 और 10 साल लगे हैं कंपनी को, तो सालाना 36% का यहाँ पे रिटर्न बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी रिटर्न के फिगर हैं ये लीनियर नहीं है। भले ही हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा कह रहे हैं, मान रहे हैं कि अगर हमने यहाँ निवेश किया होता तो सालाना इतने प्रतिशत का रिटर्न बनता, तो ये एक एवरेज रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न नहीं है। एक्चुअली हर साल अलग अलग तरीके का रिटर्न मिलता है। यहाँ पे जो भी रिटर्न मिले हैं उसे एवरेज कैलकुलेट किया गया और वो चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अगर आप ये समझ लें कि बजाज फाइनेंस में पैसा निवेश किए होते तो हर साल हमें 36% का रिटर्न बना होता, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक एवरेज रिटर्न है जो आपको बताया जा रहा है। एक्चुअल रिटर्न हर साल इसका अलग होता। हो सकता है किसी साल ये 200% का रिटर्न देता और किसी साल ये नेगेटिव 50% का भी रिटर्न देता। जैसे ये देखिए कितना बड़ा डिप यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा डिप है। ये सब देख रहे हैं कितने बड़े बड़े डिप यहाँ पे इस कंपनी ने पास्ट में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो जिग जैग करता हुआ चलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग सेफ एंड बहुत कुछ एनालिसिस ना भी करें तो भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके ठीक ठाक रिटर्न बनाया जा सकता है। और बहुत कुछ एनालिसिस नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि किसी में पैसा डाल देंगे। जो सिंगल क्राइटेरिया हम लोग पकड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, वो सिंगल क्राइटेरिया ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट पॉपुलर होना चाहिए। वैसे कंपनी को हम लोग फिलहाल सिलेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई होप यहाँ से कुछ आइडिया आप लोगों को लगा होगा और CAGR का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए वापस से हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। इस डिस्कशन को मैं यहीं तक रखता हूं और आगे के टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि किस तरीके से हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब आइए यहां तक हम लोग क्या क्या समझ गए, थोड़ा सा एक बार समराइज करते हैं, फिर हम लोग यहां से शुरू करेंगे समझना। तो यहां तक हम लोग ये समझें कि सेविंग में इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए ये समझ गए। अगर हम लोग पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे पैसे के साथ क्या होगा ये समझ गए हम लोग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए हम लोग। तो अभी तक के डिस्कशन से आई थिंक सभी लोग एग्री करेंगे कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इतना तो सभी लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो जो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो टॉपिक क्लियर हो गया कि हमें इन्वेस्टमेंट की क्यों जरूरत है, सब लोग समझ गए। और फाइनली सभी लोग एग्री भी कर गए, कंक्लूजन पे भी पहुंच गए कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, हमें करना चाहिए। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि ठीक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री तो हो गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, आइए उन्हें समझते हैं। तो अगला टॉपिक यही है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, वेयर टू इन्वेस्ट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए अवेलेबल है। तो पहला कैटेगरी आता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हमारा पैसा किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा जहां पे हमारा इनकम फिक्स होगा। जैसे बैंक की FD में हम लोग पैसा निवेश कर देते हैं, बैंक में RD खुलवा लेते हैं, कोई एंडोमेंट पॉलिसी ले लेते हैं जैसे जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स होता है, उसे हम लोग एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। या PPF में पैसा निवेश करते हैं या सुकन्या समृद्धि योजना में। ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट आपको जमा करना होता है। ठीक है, कुछ भी वो हो सकता है, एक सर्टेन अमाउंट आप जमा करेंगे और कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए आप जमा करते हैं। तो जब तक वो समय पूरा नहीं हुआ है तब तक आपको बीच बीच में कुछ रिटर्न, कुछ इंटरेस्ट आपको अर्निंग होता रहता है। जब वो समय पूरा हो जाता है तो जो पैसा आपने निवेश किया था वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है, जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके साथ में। लगभग सभी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का यही कहानी होता है कि आपको बीच बीच में कुछ इंटरेस्ट इनकम भी मिलता रहेगा
और फाइनली जब समय पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और यही बात आपको यहाँ समझाया गया है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये थोड़े से सेफ माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कम बनता है। जब आप रिस्क ज्यादा लेते हैं तो वहां पर रिटर्न हायर साइड पे होता है। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का अगर रिटर्न हम लोग देखें तो नॉर्मली 5% से लेके 8-9% के बीच में रहता है। अलग अलग स्कीम का अलग अलग रिटर्न रहता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए क्या अवेलेबल है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, कि जो लोग बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं, जिन्हें अपने पैसे में बिल्कुल भी डेंट लगने से डर लगता है, जो चाहते हैं कि हमारा कैपिटल बिल्कुल सुरक्षित रहे, उसमें 1% का भी डेंट ना लगे, मुझे बिल्कुल लॉस चाहिए ही नहीं, तो वो लोग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का रुख कर सकते हैं। ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितने भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा डाल रहे हैं उनका रिटर्न जो है वो महंगाई के आसपास ही रहता है। जो सालाना ओवरऑल महंगाई दर है हमारे देश में वो 6 से 8% के रेंज में रहता है। ठीक है, मैं ओवरऑल महंगाई की बात कर रहा हूँ, केवल सीपीआई इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 3-3.5% के आसपास में होगा। जब आप मेडिकल इन्फ्लेशन को देखेंगे तो वो सालाना 14% की दर से ग्रो कर रहा है। अलग अलग चीजों का, अलग अलग सेक्टर का इन्फ्लेशन अलग अलग दर से ग्रो करता है। सभी को जब आप कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल महंगाई 6 से 8% के रेंज में निकल के आएगी। तो महंगाई भी हर साल 6 से 8% की दर से बढ़ रही है, और यहाँ जो रिटर्न आपको बन रहा है वो भी 5 से 9% के बीच में है। यानी कि यहाँ पे आपका पैसा तो सेफ है, लेकिन जो आपका रिटर्न है वो कहीं ना कहीं महंगाई को शायद बीट नहीं कर पाएगा। अब आइए अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग चाहें तो रियल एस्टेट में भी पैसा लगा सकते हैं। हमारे बिहार में तो बहुत फेमस है खैर ये, कि अगर आपके पास कुछ पैसे हों और आप किसी से भी सलाह लें कि मैं ये पैसा निवेश करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, तो आंख मूंद के लोग कहेंगे कि भाई तुम जमीन ले लो। ठीक है, उनके यहाँ बिहार में बहुत फेमस है, जमीन ले लो बढ़ जाएगा। बात सही है, दाम बढ़ जाएगा, लेकिन जमीन खरीदना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका टिकट साइज बहुत हायर साइज पे है। ऐसा नहीं है कि जेब में 5,000 रुपए होगा और हम लोग जमीन खरीद लेंगे, बहुत मुश्किल है, असंभव के बराबर। हाँ, 50 लाख हो जेब में तब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग कहीं पे ले सकते हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है रियल एस्टेट, जहां पे हम लोग पैसा निवेश कर सकते हैं। और या तो हम लोग फिजिकल एसेट खरीद सकते हैं, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल एसेट भी आज के डेट में आ चुके हैं। कुछ रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट के और इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ ट्रस्ट भी बनाए गए हैं, हम लोग वहां पे भी पैसा निवेश कर सकते हैं। आने वाले क्लासेज में इन सभी के ऊपर हम लोग थोड़ी थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल बस यही समझते हैं कि रियल एस्टेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम लोग पैसा निवेश कर सकते हैं। देखिए, फिजिकली रियल एस्टेट को खरीदना थोड़ा सा पेचीदा मैटर होता है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, क्योंकि यहाँ पे जमीन कितना सही है नहीं है, जो भी दस्तावेज है उसको अपने लेवल से वेरीफाई करना होता है। तो वो टाइम टेकन वर्क होता है, उसमें वो टाइम जाता है और एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है। जो लोग जानते हैं जमीन के दस्तावेज को जांच करना, उनके लिए तो बहुत आसान इजी काम है ये। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं जमीन के दस्तावेज की जांच करना, उन्हें किसी दूसरे पे डिपेंड रहना होता है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल एसेट लाया गया है रियल एस्टेट से रिलेटेड, इसमें आपको बस पैसा निवेश करना होता है। जमीन के रिगार्डिंग जो भी मेंटेनेंस है, जो भी उसकी सत्यता की जांच करनी है, ये सभी कंपनी के जिम्मे होता है। उन लोगों के पास अपना प्रोसेस है, वो लोग अपना वेरीफाई करते हैं, अपने पैसे को जमीन में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और जो रिटर्न वो जनरेट करते हैं वो रिटर्न आपको सरपास कर देते हैं आपने जितना भी इन्वेस्ट किया हुआ है उसके रेशियो में। तो अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो ये वाला जो ऑप्शन है थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं डालना होता है और साथ ही साथ जमीन का दस्तावेज चेक करने के चक्कर में नहीं पड़ना होता है। आगे चल के क्लास में हम लोग ये जो रीट और इनविट है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। कमोडिटी या बुलियन जो प्रीसियस मेटल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर,
ठीक है, ये भी बिहार में बहुत फेमस है। लोग अक्सर अगर जमीन खरीदने की सलाह नहीं देंगे तो कहेंगे सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, ये सलाह दिया जाता है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है कि आप चाहें तो अपना पैसा गोल्ड सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड सिल्वर में निवेश करने पे यहाँ पे भी एक दिक्कत ये आती है कि आपको कितनी प्योरिटी का लेना है। जो प्योरिटी सामने वाला दुकानदार आपको बता रहा है वो प्योरिटी वहां पे एक्चुअल में है या नहीं है। और साथ ही साथ जब आप खरीद लेते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी रहता है। अगर आप घर में रखते हैं तो चोरी होने की संभावना रहती है, में रखते हैं तो वहां पे लॉकर का चार्ज आपको देना पड़ता है। तो ओवरऑल जो रिटर्न आपका बनता है गोल्ड सिल्वर में, ये मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जब काटेंगे तो वो रिटर्न थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये भी एक एसेट क्लास है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे पैसा निवेश किया जा सकता है। और जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट किया गया है रियल एस्टेट के लिए, वैसे ही गोल्ड सिल्वर के लिए भी फाइनेंशियल एसेट क्रिएट किया गया है। आप चाहें तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड में, सिल्वर के म्यूचुअल फंड में या गोल्ड के ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये सरकार बंद करने वाली थी 2-3 महीने पहले, मैंने न्यूज सुना था। अभी ये बंद किया गया है नहीं किया गया अभी कंफर्म नहीं हूं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको डिजिटल गोल्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप यहाँ पे 1 ग्राम से लेकर के और 2 किलो का शायद लिमिटेशन रहता है कि मैक्सिमम 2 किलो आप खरीद सकते हैं। तो जितना भी गोल्ड आप खरीदेंगे वो एक्चुअल गोल्ड आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसका एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और आपके बिहाफ पे आरबीआई वो गोल्ड खरीदती है, बोरो करती है। और जो पैसा आपने निवेश किया वहां पे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में, वो 8 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। 8 साल तक आप अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। 8 साल के बाद जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी वो मैच्योरिटी होने पे वो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इन बिटवीन 8 साल तक हर 6 महीने पे आपको 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। साल का 2.5% आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर गोल्ड में निवेश करना है तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतरीन ऑप्शन था कि जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे साल का 2.5% हमें रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में भी मिल रहा था। लेकिन संभवतः ये स्कीम या तो बंद हो चुकी है या बंद होने वाली है। मैंने इसमें 2019 में जब मैं शेयर मार्केट लर्निंग कर रहा था, सीख रहा था, तो मुझे एसजीबी के बारे में, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पता चला था। तो मैंने अपने नाम पे और अपनी वाइफ के नाम से कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मैच्योरिटी 2027 में संभवतः है, तो देखते हैं 2027 में कितना रिटर्न मिलता है। जब मैंने निवेश किया था तो उस टाइम पे 3300-3400 रुपए पर ग्राम का हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, और अभी तो 1 लाख टच करने वाला है। पता नहीं 2027 में कहाँ होगा, भगवान मालिक है। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। अगर सरकार कंटिन्यू कर रही है इसे तो बहुत अच्छी बात है, बंद कर चुकी है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर गोल्ड सिल्वर में पैसा निवेश करने का मन बन ही रहा है तो फिजिकल गोल्ड सिल्वर खरीदने से अच्छा है कि आप इसके म्यूचुअल फंड में या इसके बॉन्ड में पैसा निवेश करिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल फिजिकली आपको गोल्ड सिल्वर नहीं खरीदना होता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बियर नहीं करना होता है। सिंपली जैसे जैसे इनका रेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ते जाता है। तो अभी तक 3 इंस्ट्रूमेंट को हम लोग देख चुके, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट, कमोडिटी या बुलियन। ये सभी ऐसे ऐसे एवेन्यूज है जहां पे हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कौन कौन से एवेन्यूज हैं? इक्विटी, इक्विटी कहा जाए, शेयर कहा जाए या स्टॉक कहा जाए, तीनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं लिख भी देता हूं, इक्विटी, स्टॉक या शेयर, तीनों सिमिलर बातें हैं। ठीक है, तो ये कोर्स भी शेयर मार्केट के ही रिगार्डिंग है, तो इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में आने वाले क्लास में समझेंगे। ब्लू चिप कंपनी, मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, फॉरेन स्टॉक, इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड, इन सब को हम लोग आने वाले क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो शेयर मार्केट भी, इक्विटी मार्केट भी एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है पैसा इन्वेस्ट करने का। इसके अलावे भी कुछ एवेन्यूज हैं, इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
कुछ लोग रेयर क्वाइन में, पुराने जमाने के क्वाइन सिक्के इकट्ठे करते हैं, वहां पे पैसा निवेश करते हैं। कुछ लोगों को आर्ट खरीदने का बहुत शौक होता है। कुछ कुछ ऐसी चित्रकारियां होती है जिन्हें देख करके आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बना है इसमें, और उसका प्राइस 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए होगा। पता नहीं उस पिक्चर में ऐसी क्या बात होती है। कुछ लोगों को रेयर स्टाम्प में पैसा इन्वेस्ट करने का शौक होता है। और क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम आज के डेट में बहुत ही हॉट इंस्ट्रूमेंट है ये पैसा निवेश करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है थोड़ा सा अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो इंडिया में ये पूरी तरीके से लीगल भी नहीं है, तो इसीलिए अभी से थोड़ा सा दूर रहने का ही सलाह दूंगा। यहाँ पे जब तक आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई नहीं हो, तब तक क्रिप्टो करेंसी में एंट्री करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, हालांकि आपको कोर्स के दरमियान बताया जाएगा कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह हम लोग करते हैं, लेकिन सलाह यही रहेगा कि इससे तब तक दूर रहिए जब तक आपका रिस्क एपेटाइट हायर साइड पे नहीं है। तो ये अलग अलग इन्वेस्ट करने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, यहाँ पे हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आइए ये समझते हैं कि थोड़ी देर पहले तो हम लोग एग्री किए थे कि हाँ, पैसा निवेश करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि निवेश करने का बेनिफिट हमें समझ में आ रहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग गजब तरीके से काम करती है, दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसके अगले स्टेप पे आए कि ठीक है, निवेश करने को तैयार है, कहाँ निवेश करना है बताइए, तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के सामने आ गए। तो अब हमारा कंफ्यूजन बढ़ गया कि भाई अब इनमें से अपना पैसा हम कहाँ पे निवेश करें। तो देखिए, जो आपको यहाँ बताया गया, इसके अलावे भी कई और इंस्ट्रूमेंट आपकी आंखों के सामने आ सकते हैं पैसा निवेश करने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर बताया जा रहा है कि चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं हो पैसा इन्वेस्ट करने का, ये कुछ कुछ पैरामीटर आपको वहां पे अप्लाई करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको बेस्ट सुटेबल हैं, आपके लिए बेस्ट सुटेबल हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वहीं पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन कौन से हैं वो पैरामीटर, आइए समझते हैं। तो पहला है सेफ्टी, ध्यान से समझिएगा। चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर आप डिलेमा की स्थिति में है, कंफ्यूजन की स्थिति में है कि यहाँ पे मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में सोचिए। सेफ्टी मतलब कि जहां पे आप पैसा निवेश करने वाले हैं वहां पे कैपिटल सेफ्टी का क्या स्कोप है, जो पैसा आप निवेश करने जा रहे हैं वो कितने हद तक सुरक्षित रहेगा, इसके बारे में आपको विचार करना है। दूसरा पैरामीटर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है लॉट्स ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि आप जब खरीदना चाहें तब खरीदा जाए और जब बेचना चाहें तब आप बेच के वहां से निकल सके। तो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करना है जिसमें बायर और सेलर भारी मात्रा में प्रेजेंट हो, बाई करने के समय भी वेट करने का सिचुएशन ना हो और सेल करने के समय भी वेट करने का सिचुएशन ना हो। जैसे सेफ्टी की बात करें तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो है, यहाँ पे कैपिटल सेफ्टी लगभग गारंटेड होता है कि हमने जो कैपिटल निवेश किया है उसमें कोई डेंट नहीं लगेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की हायर साइड पे होती है। जब खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, जब बेचना चाहें, जब नहीं बेच सकते हैं, बल्कि एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप मैच्योर हो जाता है, आपको अपना पैसा मिल जाता है। इन बिटवीन यदि आप बेचना चाहते हैं, अपने फंड को तोड़ना चाहते हैं, तो कुछ पेनाल्टी आपसे लिया जाता है और आपके फंड को तोड़ दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग जमीन की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो कैपिटल सेफ्टी की बात करें तो वहां पे कैपिटल तो सेफ रहेगा। जो पैसा हमने जमीन में निवेश कर दिया, उस पैसे का, उस वैल्यू का डिग्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉर्मली जमीन में पैसा बढ़ता ही है। लेकिन लिक्विडिटी की समस्या है। ऐसा नहीं है कि हम जमीन खरीदना चाहते हैं अभी और अभी के अभी खरीद ही लेंगे, इसकी संभावना कम है। और जमीन खरीद लिए हैं, उसे बेचना चाहते हैं तो अभी के अभी खरीदार उसके लिए मिल ही जाएगा, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो रियल एस्टेट में जो लिक्विडिटी है वो लोअर साइड पे होती है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ बायर सेलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बायर को ढूंढना और सेलर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है।
तीसरा पैरामीटर है रिटर्न, कि जहां भी आप पैसा निवेश करने का मन बना रहे हैं वहां से संभवतः क्या रिटर्न मिलने की संभावना है, क्या इनकम आने की संभावना है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। और रिटर्न एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगला पैरामीटर है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का क्या मतलब है कि यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस आसान हो, और यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसका भी प्रोसेस आसान हो। और इन बिटवीन यदि आप अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, अमाउंट को घटाना चाहते हैं, नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का काम करना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा काम सुविधाजनक होना चाहिए। ये नहीं कि बाई करते समय तो आपसे कोई कागज पत्तर नहीं लिया गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया, लेकिन जब पैसे को निकालने की बारी आई तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दिया गया कि आपने सोचा कि छोड़ो हटाओ यार, जो पैसा जमा कर दिया वो उसे डूबा हुआ ही मान लेता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर पैसा आप निवेश कर तो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आपको पैसा थोड़ा बढ़ा के इन्वेस्ट करना है, पैसा थोड़ा घटा के इन्वेस्ट करना है, या इन बिटवीन आपको नॉमिनी वगैरह चेंज करना है, तो उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा जटिल बना दिया गया। तो ये भी बात नहीं होनी चाहिए। तो कन्वीनियंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाई करना सुविधाजनक हो, सेल करना सुविधाजनक हो, और इन बिटवीन प्रोसेस जो होते हैं वो भी सुविधाजनक होने चाहिए। अगला पैरामीटर है टिकट साइज का। टिकट साइज का मतलब ये कि अगर आप महीने के 100 रुपए भी बचा रहे हैं और उसे निवेश करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप महीने के 1000 रुपए बचा रहे हैं और उससे रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं, उस 1000 रुपए से आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे टिकट साइज बड़ा है। जमीन खरीदना चाहते हैं तो 30 लाख 40 लाख मिनिमम अमाउंट आपका है इन्वेस्टमेंट करने का। वैसे ही सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो उनका रेट तो वैसे भी लाख रुपए टच करने वाला है। आज की ही बात है, 99,000 टच करके आया है सोने का रेट, गोल्ड का रेट। अभी मार्केट खुला हुआ है गोल्ड का, हो सकता है 1 लाख टच कर भी गया हो, मैंने देखा नहीं है उसे। तो टिकट साइज का मतलब है कि जहां पे हम निवेश करने जा रहे हैं वहां पे ये देख लेना चाहिए कि जो एंट्री अमाउंट है वो हमारे बजट में है या नहीं है। पता चले कि हम लोग 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं और वहां पे टिकट साइज जो है वो 5 लाख रुपए का है, यानी कि मिनिमम हमें 5 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वैसे जगह पे अपना पैसा हम निवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको इवेलुएट करना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। जो इनकम हमें मिलेगा, जो प्रॉफिट हमें मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। ऐसा ना हो कि हमने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दिया जहां पे साल का 25% 30% रिटर्न बन रहा है, बहुत छप्पर फाड़ रिटर्न बन रहा है, लेकिन पता चले कि सरकार ने रूल बना रखा है कि यदि आप इस फलाने जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50%, 60%, 40% टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। तो फिर वहीं ढाक के 3 पात, क्या फायदा उतना बढ़िया रिटर्न बनाने का कि वहां पे हमें टैक्स काफी हायर साइड पे करना पड़ रहा है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या सीखे कि यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। तो जब चीजें बहुत सारी हो जाती हैं, अनलिमिटेड हो जाती हैं, तो दिमाग उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है कि लाइन बाय लाइन ये कुछ पैरामीटर आपको बता दिए गए, हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इन सभी पैरामीटर को अप्लाई करिए। जो इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल हैं, आपके लिए कंफर्टेबल हैं, उन इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ रिस्क के बारे में भी समझना है, अगले स्लाइड में समझेंगे उसको। ये रहे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके बेस पे हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जहां हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उसे हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं और फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है, किस इंस्ट्रूमेंट को हमें अवॉइड करना है। अब आइए, ये रिस्क जो पैरामीटर है उन्हें तो हम इवेलुएट करेंगे ही,
साथ ही साथ थोड़ा सा रिस्क को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। रिस्क की परिभाषा क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग रिस्क की परिभाषा क्या जानते हैं, लेकिन यहाँ शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आइए रिस्क को समझते हैं कि रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन पीपल, सिस्टम्स और एसेट्स। यानी कि रिस्क कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा परिणाम आने की संभावना है जिसका कुछ निगेटिव असर होगा। किस पे होगा? लोगों पे होगा, सिस्टम पे होगा, एसेट्स पे होगा, संपत्ति पे होगा। तो कुछ ऐसा परिणाम आने की संभावना जिससे लोगों पे, सिस्टम पे, एसेट पे निगेटिव असर पड़े, उसे हम लोग कहते हैं रिस्क। रिस्क इंप्लाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटी अबाउट डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटकम। ये दूसरी परिभाषा है कि रिस्क का मतलब ये भी है कि जो परिणाम आप अपेक्षा कर रहे हैं, अगर उससे अलग कुछ परिणाम आता है तो ये भी एक तरीके का रिस्क ही है। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये रिस्क एसोसिएटेड है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़े, सभी इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क है। आइए उन्हें एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है इन्फ्लेशन रिस्क। अब हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े और जो इवैल्यूएशन पैरामीटर अभी हम लोग पढ़े, उसके बेस पे किसी पर्सन का जो कि बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, उनका कंक्लूजन ये निकले कि हम लोग अपना पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाएंगे, यानी कि एफडी करेंगे, आरडी करेंगे, डेट म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। तो बात समझिए कि वहां पे आपका जो रिटर्न है 6%, 7%, 8% की दर से आपको सालाना रिटर्न मिलने वाला है। तो वहां पे आप इन्फ्लेशन रिस्क के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी उसी दर से बढ़ रहा है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन के बराबर या उससे कम रिटर्न ही जनरेट कर पा रहा है। तो इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब है कि हमारा पैसा किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो गया है जिसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से कम है या उसके बराबर है। नॉर्मली हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करना चाहिए जिसमें इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता हो, और वो शेयर मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, रियल एस्टेट भी है। रियल एस्टेट जो है वो लोकेशन सेंसिटिव होता है, किस लोकेशन पे आपने रियल एस्टेट एक्वायर किया है उस पे डिपेंड करता है। अगला है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी को अभी थोड़ी देर पहले हम लोग समझे। लिक्विडिटी को एक लाइन में कहा जाए तो लॉट्स ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करिए जहां पे बायर सेलर हमेशा प्रेजेंट रहते हो। ये नहीं कि आप बाई करना चाहते हैं तो सेलर खोजने में ही 9 डिबिया तेल जल गया, या आपने बाई कर लिया है, सेल करना चाहते हैं तो अब उसके लिए आपको बायर खोजने में पता चले कि 9 डिबिया तेल जल गया। तो बायर सेलर प्रेजेंट होना चाहिए प्रचुर मात्रा में, ताकि वहां पे लिक्विडिटी रिस्क ना हो। क्रेडिट रिस्क, जब भी हम लोग किसी पर्सन को पैसा उधार देते हैं तो हमेशा ये रिस्क होता है कि अगर वो हमारा पैसा लेके भाग गया तो बॉन्ड मार्केट में, बॉन्ड क्या है कि कंपनियां जो हैं उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं, और जो लोग वो बॉन्ड खरीदते हैं उनको कंपनी एक तरीके का कमिटमेंट करती है कि हर साल आपको हम 7%, 8% का ब्याज देंगे, और ये बॉन्ड 5 साल के लिए हम लोग इशू कर रहे हैं, तो 5 साल पूरा होने पे आपका जो भी पैसा है उसको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न भी कर देंगे। तो जब कंपनी बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज कर रही है, पैसा ले रही है, इकट्ठा कर रही है, तो वहां पे एक रिस्क अपने आप जुड़ जाता है जिसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क। यानी कि जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू करके पैसा लिया है, हो सकता है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, बंद हो जाए, तो उसने जो पैसा लिया है वो पैसा वो चुका नहीं पाएगी। इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। तो ये जो क्रेडिट रिस्क है ये बॉन्ड मार्केट में ज्यादा एप्लीकेबल है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में नहीं है। लेकिन अगर आप बॉन्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एफडी और आरडी से 1-2% हाइयर होता है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन से भी आधा 1-2% ज्यादा रिटर्न देता है। लेकिन क्रेडिट रिस्क यहाँ पे होता है कि जिस कंपनी ने पैसा लिया है हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाए। जिस कंपनी का क्रेडिबिलिटी अच्छा होगा, जो भरोसेमंद कंपनी होगी, वो आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ऑफर करेगी।
जो कंपनी के भागने के चांसेस होंगे वो कंपनी थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आपको ऑफर करेगी। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि जिस कंपनी ने पैसा रेज किया है, उठाया है, वो कंपनी कल को पैसा लौटाने से इनकार कर दे, ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाए कि वो पैसा ना लौटा पाए, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट रिस्क। अगला है मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। जब भी म्यूचुअल फंड का आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी पे, तो वहां पे एक शब्द बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वहां पे ये वर्ड आता है मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क है क्या, आइए इसको समझते हैं। देखिए, मार्केट मतलब ओवरऑल शेयर मार्केट की बात की जा रही है। और ये मार्केट रिस्क क्या है, तो अगर किसी देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, सिचुएशन फेवरेबल है, बरसात समय पे हो रही है, गर्मी टाइम पे आ रही है, जाड़ा टाइम पे आ रहा है, मौसम ठीक है, उस देश का किसी से युद्ध नहीं चल रहा है, कहीं पे तनाव की स्थिति नहीं है, सारे कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो वैसे सिचुएशन में जो वहां का मार्केट होगा, यानी कि शेयर मार्केट होगा, वो ग्रो करेगा। ठीक है, वहां पे प्राइसेज डेली ऊपर ही ऊपर जा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन गड़बड़ होगी, उस देश में आपातकालीन स्थिति आ जाए, अकाल पड़ जाए, भूकंप आ जाए, कहीं किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाए और मौसम अचानक से बिगड़ जाए, तो अगर कुछ सिचुएशन वहां पे खराब हो गया तो उसके चलते शेयर मार्केट भी वहां पे डाउन हो जाएगा। तो जो पैसा आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, वहां पे मार्केट रिस्क जुड़ा हुआ है, यानी कि कंडीशंस फेवरेबल हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो फिर आपका रिटर्न वहां निगेटिव भी जा रहा होगा। तो यही है मार्केट रिस्क, जो आप लोग हमेशा डिस्क्लोजर में सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क का सिंपल मतलब यही है कि ओवरऑल शेयर मार्केट यदि अच्छा कर रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी अच्छा कर रहा है, शेयर मार्केट यदि अच्छा नहीं कर रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी अच्छा नहीं कर रहा है। और प्राइस रिस्क का क्या मतलब है कि यदि किसी पर्टिकुलर शेयर में, किसी कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो जाए, जैसे थोड़े दिनों पहले इंडसइंड बैंक में एक नेगेटिव न्यूज आ गया, ठीक है, तो बाकी जो बैंकिंग कंपनियां थी उनके शेयर प्राइस तो ऊपर जा रहे थे, बाकी बैंकिंग कंपनियों के लिए तो अभी फेवरेबल माहौल चल रहा है तो उनके प्राइस तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक एक अकेला ऐसा बैंक बना हुआ है जिसमें डेली कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज आ रहा है, तो उसके चलते उसका प्राइस नीचे जा रहा है। जेंसॉल इंजीनियरिंग, उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज आ गया तो उसका प्राइस नीचे जा रहा है। तो इसको बोलते हैं प्राइस रिस्क, कि यदि किसी स्पेसिफिक कंपनी में कुछ निगेटिव न्यूज है, उसकी वजह से प्राइस डैमेज हो रहा है, तो इसको प्राइस रिस्क कहते हैं। और जब ओवरऑल पूरे देश पे ही संकट के बादल हो, उसकी वजह से पूरे देश का शेयर मार्केट का वाट लगा हुआ हो, तो उसे हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। तो आई होप ये मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क भी आप लोग समझे होंगे। और शेयर मार्केट में ये रिस्क ज्यादा हावी होते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के साथ ज्यादा हावी है, लिक्विडिटी रिस्क रियल एस्टेट के साथ ज्यादा हावी है, क्रेडिट रिस्क बॉन्ड मार्केट के साथ ज्यादा हावी है, मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क शेयर मार्केट के साथ ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब आइए हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क कि ये क्या होता है। देखिए, हर देश का एक अपना फाइनेंशियल सिस्टम होता है। जैसे हमारे यहाँ भी एक फाइनेंशियल सिस्टम है कि बैंकों का बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, हर देश में उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसे हम लोग आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि मनी प्रिंट करती है, या दूसरे देशों से या वर्ल्ड बैंक से वो पैसा उधार लेती है, और चाहे वो प्रिंट करके मनी लाए या उधार लेके मनी लाए, उस पैसे को वो क्या करती है कि बैंकों को देती है, एसबीआई को, एचडीएफसी को, अदर जो भी बैंक्स हैं उन्हें वो प्रोवाइड करती है। तो ये जो आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसा दे रही है, ये फ्री में नहीं देती है, बल्कि उसके बदले उन बैंकों से कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, जिससे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इंटरेस्ट रेट कहते हैं, या थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में रेपो रेट कहते हैं।
ठीक है, तो आगे रेपो रेट पे भी डिटेल क्लास होना है, 1 से 2 लेक्चर होगा उस पे भी, जब हम लोग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे तो उस पर डिटेल में समझेंगे इन चीजों को। अभी फिलहाल ये समझिए कि आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को पैसा दे रही है उसे या तो इंटरेस्ट रेट कहते हैं या फिर रेपो रेट कहते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट है ये हमेशा ही फिक्स नहीं होता है। अभी ये वर्तमान में 6% है और 4 महीने पहले तक ये 6.5% हुआ करता था। पिछले 2 आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25% की कटौती की गई है, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.5 से घट के 6% पे आ गया है। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, पता चला कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट पे, जिस रेट पे बैंकों को लोन दे रही है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और यह जो रेट है ये फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है, ये स्थिर नहीं रहता है। हर 2 महीने पे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आता है और हर पॉलिसी में संभावना होती है कि या तो रेट बढ़ जाएगा या रेट घट जाएगा, या ये भी होती है कि रेट स्थिर रहेगा। तो हर 2 महीने में रिस्क रहता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है इसका ज्यादा असर अगेन बॉन्ड मार्केट पे होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अनुसार ही डिसाइड किया जाता है कि फिक्स डिपॉजिट में कितना रिटर्न देना है, या जिन लोगों को लोन दिया जा रहा है उनसे कितना % का रिटर्न लेना है। अब आप खुद सोचिए कि बैंक जो खुद 6% के दर से पैसा उठा रहे हैं, वो आगे जब कस्टमर को लोन देंगे तो वो 6% से ज्यादा का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तभी तो उन्हें अपना प्रॉफिट वगैरह हो पाएगा, अदरवाइज फिर वो क्या कमाएंगे और खाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट पे ना समझिए एक तरीके से पूरी इकोनॉमी चलती है, और इस पर अच्छा खासा 1 से 2 क्लास का लेक्चर होगा आने वाली क्लास में, उसमें डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो फिलहाल ये भी एक रिस्क है और ये बॉन्ड मार्केट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो बॉन्ड मार्केट से जुड़ा हुआ एक क्रेडिट रिस्क है और एक इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो बॉन्ड मार्केट वैसे भी हमारे लिए ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, हमारे लिए ज्यादा चर्चा का विषय है शेयर मार्केट, जहां पे मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क है। तो आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। जीरो नहीं कर सकते हैं रिस्क को, लेकिन हाँ कुछ प्रयास करके हम लोग मिनिमाइज अवश्य कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोग ये समझे कि कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि जिसके आधार पे हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को इवेलुएट कर सकते हैं, और सिर्फ पैरामीटर के आधार पे इवेलुएट करना ही काफी नहीं है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ कौन सा रिस्क जुड़ा हुआ है उसे समझना भी अनिवार्य है। और जो रिस्क आपको समझ में ना आए, जिस रिस्क के साथ आप कंफर्टेबल ना हो, वहां पे पैसा निवेश नहीं करिए। जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है वो काम आपको करना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसको गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अब आइए समझते हैं रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में, कि रिस्क तो है, लाइफ के हर काम में रिस्क है। हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, यहाँ भी रिस्क है, सड़क पे चल रहे हैं वहां भी रिस्क है, ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां भी रिस्क है। हर काम में कुछ ना कुछ रिस्क जुड़ा हुआ है। कई बार हमें उसके बारे में अंदाजा होता है, कई बार उसके बारे में अंदाजा नहीं होता है। अंदाजा नहीं होने का एक कारण ये हो सकता है कि हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि उसमें कोई रिस्क है। जैसे अगर मुझे तैराकी नहीं आती है, स्विमिंग नहीं आती है, तो मुझे स्विमिंग में बहुत रिस्क नजर आएगा, लेकिन जो लोग तैराकी सीख चुके हैं उन्हें स्विमिंग में कोई भी रिस्क नजर नहीं आएगा। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे कि उनका क्या स्किल है, उसके अनुसार उनका रिस्क डिफाइन होता है। अब आइए इन्वेस्टमेंट के संबंध में हम लोग समझते हैं कि रिस्क है ये तो हम लोग जान गए। तो पहले तो ये समझे कि निवेश करना जरूरी है, निवेश क्यों करना चाहिए ये समझे। फिर हम लोग ये समझे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। अब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट देख के कंफ्यूजन हुआ, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ पैरामीटर का लिस्ट बता दिया गया कि ये पैरामीटर अप्लाई करिए सभी पे, ये रिस्क है उनको अप्लाई करके देखिए। जहां आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ में, वहां पे पैसा आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन इतना सारा रिस्क वगैरह पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क है। तो अब क्या करें, पैसा निवेश ना करें। थोड़ी देर पहले इतना मुश्किल से तो हम लोग डिसीजन पे पहुंचे थे कि पैसा निवेश करना है, लेकिन ये सब रिस्क के बारे में पढ़ के लग रहा है कि भाई पैसा निवेश करेंगे तो पैसा ही डूब जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, रिस्क हर जगह है। रिस्क को मेजर करिए, रिस्क को मैनेज करिए।
इसके बारे में देखिए, मार्क जुकरबर्ग का, जो कि फेसबुक के मेटा के फाउंडर हैं, उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अगर आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं तो ये समझिए कि आप दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क नहीं लेना। आइए कुछ और कोटेशन है, उनके माध्यम से मैं थोड़ी सी हिम्मत आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, रिस्क से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। अगेन वॉरेन बफे सर, लीजेंडरी इन्वेस्टर, वो क्या कहते हैं रिस्क के बारे में कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क ज्यादा तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप कर क्या रहे हैं। किसी काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप वो काम कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन जब नॉलेज है तो आपको पता होता है कि यहाँ पे रिस्क क्या हो सकता है। तो ये जो दो कोटेशन मैंने बताए, इन दो कोटेशन का सारांश यही है, उद्देश्य यही है कि रिस्क हर जगह है। रिस्क को हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रयास करके हम लोग रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिस्क से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर रिस्क से डरेंगे तो फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हिंदी में एक कोटेशन लिखा हुआ है, मेरा फेवरेट कोटेशन है कि रक्षात्मक सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। अगर पैर में चोट लग जाए, पैर में मोच आ जाए तो हम लोग एक कदम भी, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हमारी सोच डिफेंसिव हो जाए, बात बात पे हम लोग कहें कि भाई इसमें बहुत खतरा है, इसमें बहुत रिस्क है, ये काम नहीं करेंगे, इसमें फलाना रिस्क है, यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे रिस्क है, तो बार बार यदि हमारा सोच डिफेंसिव हो जाएगा, रक्षात्मक सोच के शिकार रहेंगे, तो हम अपने लाइफ में भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रक्षात्मक सोच और पैर में मोच ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कहने का मतलब है रिस्क हर जगह है, रिस्क से डरना नहीं है, रिस्क को समझना है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है, उन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें फॉलो करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ तरीके भी बताए गए हैं रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्या तरीके हैं? अवॉइड रिस्क। अब अवॉइड रिस्क का मतलब ये नहीं है कि रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लेना है। अवॉइड रिस्क कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस रिस्क के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे रिस्क मैंने आप लोगों को बताएं, इन्फ्लेशन रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, प्राइस रिस्क है, मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, इसके अलावा और भी रिस्क हो सकते हैं। तो जो रिस्क आपको समझ में नहीं आता है उस रिस्क को अवॉइड करना है। ये नहीं कि टोटली इन्वेस्टमेंट को ही अवॉइड कर दीजिए कि भाई हर जगह रिस्क है, क्यों पैसा इन्वेस्ट करें, नहीं। अवॉइड रिस्क का मतलब कि जिस रिस्क के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, जो रिस्क आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे अवॉइड करना है। अगला क्या तरीका है रिस्क को मैनेज करने का? टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट और डेवलपमेंट। यदि मार्केट में कोई इवेंट या डेवलपमेंट आने वाला है और यदि आप उसके आउटकम को लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के सुनिश्चित हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पोजीशन ले सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं या कुछ बेच सकते हैं। जैसे हर 2 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है या स्थिर रखा जा रहा है। तो यदि वो रिजल्ट आने के पहले आप श्योर हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है या घटने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ शेयर में या बॉन्ड में खरीदारी कर सकते हैं या बिकवाली कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है रिस्क को मैनेज करने का कि मार्केट में आने वाले समय में कुछ इवेंट होने वाला है, आपको फील हो रहा है, आपकी एनालिसिस कह रही है कि कुछ ऐसा इवेंट आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करके अपना पोजीशन बचा सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है डाइवर्सिफाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाई कहने का मतलब है कि अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना है। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो सभी पैसे को एफडी में नहीं डालना है, सभी पैसे को बॉन्ड में नहीं डालना है, सभी पैसे को गोल्ड में नहीं डालना है, या सभी पैसे को शेयर में नहीं डालना है।
बल्कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलना है। यानी कि कुछ पैसा एफडी में डाल दिए, कुछ पैसा गोल्ड में डाल दिए, कुछ पैसा शेयर में डाल इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इससे जो हमारा रिस्क है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो 3 तरीके हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। इसमें जो तीसरा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसी की प्रैक्टिस सभी लोग करते हैं। अगर शेयर में भी पैसा डालना है तो वो लोग इस बात को इंश्योर करते हैं कि एक ही कंपनी में या एक ही सेक्टर में सारा पैसा नहीं डाल देना है। 1 लाख रुपया अगर मान लीजिए शेयर में ही डालना है तो ये नहीं कि केवल एचडीएफसी बैंक में ही डाल दिए, या फिर 10,000 एचडीएफसी बैंक में, 10,000 आईसीआईसीआई में, 10,000 एसबीआई में, यानी कि 10-10 हजार 10 अलग अलग बैंकिंग कंपनियों में ही डाल दिए। ऐसा नहीं, 10-10 हजार डालिए लेकिन अलग अलग सेक्टर में डालिए। 2 बैंकिंग कंपनी में डाल दीजिए, 2 ऑटो कंपनी में डाल दीजिए, 2 आईटी की कंपनी में, 2 फार्मा की कंपनी में। इस तरीके से रिस्क को मैनेज करके चलिए कि यदि एक सेक्टर पे कुछ निगेटिव इफेक्ट आता भी है तो बाकी सेक्टर उस समय अच्छा रिटर्न दे रहे हो, आपका ओवरऑल रिटर्न बेटर साइड पे हो। तो डाइवर्सिफिकेशन, इस पर भी आने वाले क्लास में चर्चा होती रहेगी, करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोग। तो चलिए इसी नोट पे हम लोग आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं कल की ऑनलाइन क्लास में। आप सभी का समय शुभ हो। शुभ रात्रि। जय हिंद।